हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेजी क्लासेस। इसके पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने प्लेटो का कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट देखेंगे प्लेटो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन में कि हाउ डू वी सेलेक्ट हु इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू बिकम फिलोसफर किंग। इसके पहले मैंने बताया था कि फिलोसफर किंग कौन होते थे। तो उन्होंने तीन सोसाइटी को, थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। सोल्जर क्लास और सबसे नीचे हुआ करता था प्रोड्यूसर क्लास, देन सोल्जर क्लास और उसके बाद फिलोसफर किंग, जो कि सोल्जर क्लास या प्रोड्यूसर क्लास को रूल करेगा। ठीक है, जिसके पास जो एपिटोम होगा नॉलेज का प्रतीक होगा, जिसके पास रीज़न होगा, जिसकी जो डोमिनेंट जो प्रॉपर्टी थी वो थी विजडम। ठीक है, जिसके पास बुद्धि होगी। तो इस प्रकार फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया था प्लेटो ने। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है और आज हम देख रहे हैं कि हम कैसे हम फिलोसफर किंग को कैसे कॉम्पिटेंट इनफ बना सकते हैं फॉर द स्टेट। ठीक है, तो प्लेटो कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन में उन्होंने 2 बेसिक रूल्स बताए हैं। पहला बताया है कि इट्स अ स्कीम ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, एवरीवन हैज़ टू अटेंड इट। ठीक है, यह एक कंपलसरी एजुकेशन की स्कीम है जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, कोई भी इस एजुकेशन से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा उन्होंने बोला, जो दूसरा बेसिक रूल था कि इट विल प्रोवाइड अ फुल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ या जेंडर या वुमेन के बेस पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करेंगे। हम यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया था। मतलब हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो फिलोसफर किंग बन सकता है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। एज ग्रुप का क्राइटेरिया उन्होंने डिफाइन किया था कि किस स्टेज पर हमें मतलब किस तरीके की एजुकेशन हमको गेन करनी है, जो मैं आगे इसमें बताने वाली हूँ आपको। तो इसमें उन्होंने बोला कि इन दिस स्कीम ऑल द चिल्ड्रन विल बी प्लेस्ड इन कस्टडी ऑफ स्टेट अंडर एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशन फॉर द फर्स्ट 10 ईयर। जितने भी चिल्ड्रन होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, उनको स्टेट की कस्टडी में रखा जाएगा, स्टेट उनकी देखभाल करेगा और सेम कंडीशन सभी को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और इसमें इस स्टेज में 1 to 10 ईयर तक बच्चों के फिजिकल एजुकेशन और उनकी हेल्थ पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि 11th ईयर्स टू 15 ईयर का जो एज गैप होगा उसमें हम म्यूजिक को करिकुलम में ऐड करेंगे। बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाएगा, फिजिकल टफनेस बताई जाएगी, स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस, स्पिरिचुअलिटी के बारे में उनको बताया जाएगा। साथ साथ इसी के आगे ग्रेजुअली हम इंट्रोड्यूस करेंगे मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और साइंस जैसे सब्जेक्ट को। ठीक है, और देन उसके बाद फ्रॉम 16 till 20 ईयर तक ऑल द स्टूडेंट विल प्रोवाइड मोरल एजुकेशन, और मोरालिटी, नैतिकता को ऐड किया जाएगा एजुकेशन में। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि 20 ईयर ऑफ एट द 20 ईयर ऑफ एज स्टूडेंट विल फेस फर्स्ट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। मतलब 20 साल की उम्र में पहला एग्ज़ाम होगा, जिसमें अगर दोज हु फेल इन दिस विल गो टू ज्वाइन प्रोड्यूसर क्लास एंड पीजेंट्स एंड आर्टिशियन और ट्रेडर। ठीक है, वो कहते हैं कि जो भी इस फर्स्ट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में बच्चे फेल हो जाएंगे उनको प्रोड्यूसर क्लास ज्वाइन करने के लिए भेज दिया जाएगा। मतलब वो या तो पीजेंट्स बन सकते हैं, या आर्टिशियंस बन सकते हैं, या ट्रेडर क्लास बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इस सोसाइटी का क्राइटेरिया डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि दोज हु आर सक्सेसफुल विल बी प्रोवाइडेड एडवांस फिजिकल, मोरल एंड मेंटल ट्रेनिंग। और जो सक्सेस हो जाएंगे उनको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, फिजिकली, मोरली और मेंटली उनको ट्रेन किया जाएगा टिल 30 ईयर ऑफ एज। ठीक है, फिर 30 ईयर में एक और एग्जामिनेशन होगा इन लोगों का, और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट विल सेंड टू बिकम सोल्जर। और जो 30 ईयर के एज में जो एग्जामिनेशन होगा और वो फेल हो जाते हैं उनको सोल्जर क्लास में भेज दिया जाएगा, आर्मी और नेवी में सर्व करने के लिए। और जो पास हो जाएंगे, उस चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे,
तो उनको नेक्स्ट लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। द फ्यू सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी लर्निंग फिलोसफी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, और 5 साल तक फिर फिलोसफी पढ़ेंगे वो लोग। एट द एज ऑफ 35 दे विल बी एसिमिलेटेड इनटू नॉर्मल लाइफ, ठीक है, और वो एक नॉर्मल लाइफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। विल बी रिक्वायर्ड टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज, और उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करें, और डे टू डे एक्सपीरियंस के साथ डे टू डे चैलेंजेस को कैसे फेस करना है फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर, वो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। देन दे विल फेस द फाइनल स्क्रीनिंग एंड दोज हु सक्सीडेड इन फाइनल टेस्ट विल बिकम रूलर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद उनका एक और एग्ज़ाम होगा। देन जो भी स्टूडेंट उसमें पास हो जाते हैं उनको फिलोसफर किंग बनाया जाएगा, और जो भी फेल हो जाते हैं वो अगेन उनको सोल्जर क्लास में भेज दिया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन में किस तरीके से हमको एजुकेट करना है चिल्ड्रंस को, ये चीज़ उन्होंने बताई थी, ठीक है। इसके अलावा प्लेटो कहते हैं कि नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज। वो कहते हैं कि कोई भी जो लॉ है, कोई भी जो नियम है, वो बड़ा नहीं हो सकता नॉलेज से, ठीक है। स्टेटमेंट्स उनकी बुक है स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने बताया है कि रूल ऑफ फिलोसफर किंग का कैसे जस्टिफाई होता है, ठीक है। द फिलोसफर किंग इज एपिटोम ऑफ नॉलेज, रीजन एंड सेक्रीफाइस। वो कहते हैं कि जो फिलोसफर किंग है वो नॉलेज का प्रतीक है, वो रीज़न का है, सेक्रीफाइस का है, ठीक है। उसके पास रेशनैलिटी है, वो चीज़ों के बारे में सोच सकता है, ठीक है, समझ सकता है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। ही और सी हैज़ ऑल द पावर एक्सेप्ट दैट ऑफ चेंजिंग द सिस्टम ऑफ जस्टिस। और वो बोलते हैं कि जो जस्टिस का सिस्टम है, जो उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके के स्टेट को डिवाइड किया गया है, सोल्जर क्लास में, प्रोड्यूसर क्लास में, और फिलोसफर किंग जो टॉप ऑफ द सोसाइटी रहेंगे और जो रूल करेंगे, इस तरीके से जो सिस्टम ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करने के अलावा इनके पास सभी प्रकार की पावर होगी, ठीक है। हिज डिसीजन और फाइनल, और वो कहते हैं कि फिलोसफर किंग का डिसीजन फाइनल होगा। नो लॉ और कस्टम कैन ओवरराइड इट, और कोई भी लॉ या कस्टम इस चीज़ को ओवरराइड नहीं कर सकता, इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। सिंस एनी लॉ और कस्टम बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन, कोई भी लॉ या कस्टम जो भी पब्लिक ओपिनियन पर बेस्ड है, विल नेवर हैव द सेम वर्थ एज द नॉलेज एंड रीजन, और उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है नॉलेज और रीजन से, ठीक है। ये बोलते हैं कि कोई भी मतलब पब्लिक ओपिनियन है, कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, जो भी आप फॉलो करते हैं, नॉर्मल जो कस्टम्स हम फॉलो करते हैं अपनी सोसाइटी में, वो इस फिलोसफर किंग के नॉलेज और रीज़न को कंपेयर नहीं किया जा सकता उस चीज़ को इससे, ठीक है। वो ये इस चीज़ को यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं और बोलते हैं कि इफ़ ही और सी विल बी कंस्ट्रेन्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, इट विल बी सिमिलर टू एन एक्सपर्ट डॉक्टर। वो बोलते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर एक बेस्ट मेडिसिन को एडवाइस करता है, उसी तरीके से जो फिलोसफर किंग है वो हमेशा अपने सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए हमेशा बेस्ट करेगा, हमेशा अच्छी एडवाइस देगा, ठीक है। और उसको किसी भी चीज़ का, पैसे का या पावर का कोई भी नॉलेज नहीं रहेगा। वो इतना पढ़ा लिखा होगा, इतना नॉलेजेबल होगा कि उसको लालच जैसी चीज़ जो है उसको डोमिनेट कर ही नहीं सकती है। ऐसी बातें उन्होंने इस थ्योरी ऑफ एजुकेशन में उन्होंने बताई है फिलोसफर किंग के बारे में, ठीक है। दोज हु आर द पिनेकल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कैन नॉट शुड नॉट बी बाउंड ऑर्डिनरी लॉ एंड प्रोसीजर। सिमिलर बात मैंने आगे इसके पहले जो मैंने बताई है वही उन्होंने बोला है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उन्होंने जो प्लेटो थे, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्लेटो को आइडियलिज़म के लिए जाना जाता है। वो फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज़म को फॉलो करते हैं, इतना आइडियल बात करते हैं। उन्होंने तो अपनी एक अलग दुनिया ही बना रखी थी। तो उन्होंने बोला था कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने जो दिख रहा है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो कुछ भी रियल नहीं है। रियल तो इसके पीछे वाली दुनिया है जो एक आइडियल है, जहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा, जहाँ कोई भी करप्शन नहीं होगा, कोई भी नेपोटिज़म जैसी चीज़ें नहीं होंगी। इस तरीके की जो सोसाइटी है वो एक अलग है, ठीक है। और आज जो हम देख रहे हैं वो उसी का इल्यूज़न है, मतलब जिसमें करप्शन जैसी चीज़ें आ गई हैं और ये रियल नहीं है,
ठीक है, ऐसी बात उन्होंने बोली थी। तो बिल्कुल भी उन्होंने आइडियल बात की थी, और इस आइडियल बात को ही उन्होंने जस्टिफाई करते हुए इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बोला था कि जो सोसाइटी है, जो स्टेट है, किसी की भी कॉमन प्रॉपर्टी होगी सबकी, किसी की इंडिविजुअल की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है, और इंडिविजुअल की कोई खुद की फैमिली नहीं होगी, सबकी कॉमन फैमिली होगी। तो यही चीज़ें उन्होंने बताई हैं। उसके पहले उन्होंने लेकिन ये सभी के लिए नहीं था, उन्होंने सिर्फ गार्जियन क्लास के बारे में बोला है। गार्जियन क्लास में सिर्फ फिलोसफर्स और सोल्जर क्लास आते हैं, प्रोड्यूसर क्लास इसमें शामिल नहीं किया गया था। और उन्होंने गार्जियन क्लास के बारे में बोला है कि गार्जियन होते कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आर गार्जियन? दिस इज कॉमन टर्म यूज फॉर द फिलोसफर एंड सोल्जर्स। प्लेटो created the scheme of communism of property and wives to prevent the corruption in the guardian class, ठीक है। और इस चीज़ को उन्होंने करप्शन को ख़त्म करने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को कि गार्जियन क्लास विल हैव मिनिमम गुड्स फॉर देयर डेली यूजेस। मतलब जो गार्जियन क्लास होगा उनके पास जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जो सामान होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो एट द मिनिमम लेवल होगी, ठीक है, जिसको वो सिर्फ यूज़ कर पाएँ अपने लिए। एंड दैट विल टू हैव शेयर्ड बाय ऑल, और उस चीज़ को भी इनको सभी के साथ शेयर करना होगा, ठीक है। और बोला उन्होंने कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी अलाउड फॉर दिस क्लास, और कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का इनके पास पावर नहीं होगा। दे विल लिव टुगेदर एंड ईट ओनली फ्रॉम द कॉमन किचन, और एक कॉमन किचन होगी जिसमें सभी लोग होंगे, और सभी लोग एक साथ खाना खाएंगे, और सभी की प्रॉपर्टी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी होगी स्टेट की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जिसमें सभी का हक होगा। इस तरीके की बात उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में बोला है। नेक्स्ट जो है हमारा आता है कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स का कॉन्सेप्ट। वो बोलते हैं कि नो प्राइवेट फैमिलीज, ठीक है, कोई भी प्राइवेट फैमिलीज आपके पास नहीं होंगी। ऑल गार्जियंस वेदर मेल और फीमेल विल बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है। जितने भी गार्जियंस होंगे वो नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग होंगे, ठीक है। और किसी की भी प्राइवेट फैमिलीज नहीं होंगी कि खुद मतलब हर किसी की कॉमन एक कॉमन वाइफ के कई हस्बैंड हो सकते हैं, या कॉमन हस्बैंड की कई वाइफ्स हो सकती हैं। पर्टिकुलर किसी एक हस्बैंड की कोई एक वाइफ नहीं होगी। किसी की प्राइवेट किसी का कोई पर्सनल बच्चे नहीं होंगे। जो भी बच्चे होंगे वो कॉमन स्टेट के बच्चे होंगे, ठीक है। इस तरीके का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स में। दे विल हैव ग्रुप ऑफ मैरिजेस एंड एवरीवन विल बी आइदर अ कॉमन हस्बैंड और अ कॉमन वाइफ। वही जो चीज़ मैंने अभी बताई आपको कि सभी के पास होगा, कॉमन हस्बैंड होंगे, कॉमन वाइफ्स होंगी, ग्रुप ऑफ मैरिजेस होंगी सोसाइटी में। ऑल चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ सच मैरिजेस विल बी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, और जो बच्चे इनसे पैदा होंगे वो स्टेट के बच्चे होंगे, और उनको उनकी अपनी एक प्रॉपर एज पैदा होने के बाद उन्हें फैमिली से दूर कर दिया जाएगा, और एक अलग कस्टडी ऑफ स्टेट में इनको रखा जाएगा फॉर देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और उन्होंने बोला कि नो पर्सन विल एवर बी अवेयर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। और किसी भी बच्चे को उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया जाएगा कि इनके माँ बाप कौन हैं, ठीक है। इफ़ ही और सी बिलोंग्स टू द गार्जियन क्लास, अगर वो बच्चे गार्जियन क्लास से बिलोंग करते हैं तो नो मैन विल बी अटेंड टू एनी वुमेन और चिल्ड्रन एंड नो वुमेन विल बी अटैच टू द एनी मैन और चाइल्ड, ठीक है। कोई भी जो इंसान होगा वो अपने पर्टिकुलर किसी एक वुमेन से अटैच नहीं होगा, या किसी भी चाइल्ड से अटैच नहीं होगा, ना ही कोई वुमेन किसी मैन से अटैच होगी या किसी चाइल्ड से अटैच होगी, ठीक है। नो चाइल्ड विल, सॉरी जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बात उन्होंने बोली है, और उन्होंने ये बोला कि गार्जियन क्लास विल हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ फैमिलीज बॉन्ड्स एनी इमोशनल अटैचमेंट फॉर एनीबडी, everyone will be devoted only to the state since the state is a common parents of everyone। वही मैंने बताया कि चिल्ड्रन जो होंगे किसी का कॉमन किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होगा। जो भी इन बच्चों का जो गार्जियन होगा वो होगा स्टेट, और स्टेट ही उनकी देखभाल करेगा और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि देयर विल बी नो लॉजिक और नीड इन
assembling the wealth since they can't use it themselves and there will be nobody to inherit it after one's death। ठीक है, अगर किसी की कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगी तो अगर किसी की भी डेथ होती है तो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी फादर की डेथ होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ट्रांसफ़र होगी बच्चे में, तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होगा। ये बात उन्होंने कही है। और बोला है कि द ड्यूअल लॉजिक ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी विल बी इंश्योर दैट द गार्जियन क्लास इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म। और कहते हैं कि अगर इस तरीके की सोसाइटी होगी जहाँ कॉमन वाइफ्स होंगी, कॉमन प्रॉपर्टी होगी, कॉमन सब कुछ होगा, कॉमन फैमिलीज़ होगी, तो कोई भी करप्शन और कोई भी नेपोटिज्म टाइप की चीज़ें सोसाइटी में नहीं होंगी। ठीक है, इस तरीके की आइडियलिस्टिक बात जो है प्लेटो करते हैं अपने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में इंडिविजुअली भी पूछ सकता है कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में प्लेटो ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, या फिर 6 मार्क में ये पूछ सकता है या 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि कार्डियल वर्च्यू का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। इसके अलावा प्लेटो को ओवरऑल फ़िलॉसफी भी पूछी जा सकती है कि प्लेटो की फ़िलॉसफी से आप क्या समझते हैं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं आपके मेंस के सिलेबस में। और जब भी जैसे अभी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में अरस्तु हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो प्लेटो और अरस्तु और सुकरात, इन तीनों से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं एक वीडियो में एक साथ ले लूँगी और उस चीज़ को डिस्कस कर लूँगी कि आपको कैसे मेंस में आंसर राइटिंग करनी है और किस तरीके से आपके आंसर को इफ़ेक्टिव बनाना है, जिस तरीके से और जिसके कारण आपके जो मार्क्स हैं वो बाकी लोगों से बेटर बन सकें और आपका जो काफ़ी आंसर जो होगा वो इम्पैक्टफुल होगा। ठीक है, तो हम एक वीडियो में इस चीज़ के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं कि इनके थ्योरीज़ का क्या क्रिटिसिज्म है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इनको क्रिटिसाइज़ किया है, पर मेन जो इनके शिष्य थे वो अरस्तु थे। ठीक है, ये आपको क्रोनोलॉजी याद करनी है कि जो सुकरात थे, सुकरात के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे और प्लेटो के जो शिष्य थे वो अरस्तु थे और अरस्तु के जो शिष्य थे वो अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से हो सकता है कि प्रीलिम्स में पूछ ले, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इनके शिष्य ज़रूर थे अरस्तु, लेकिन थोड़ा देखिए क्रिटिसिज्म देखते हैं इसमें। तो पहला है कि जस्टिस शैल हैव बीन अ लीगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जस्टिस एक लीगल कॉन्सेप्ट है ऐसा बोलते हैं, ऐसा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, ना कि जस्टिस एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी को डिवाइड किया जाएगा और एक दूसरे के बीच में हारमोनियस रिलेशन रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लीगल तरीके से अगर हम जस्टिस को डिफ़ाइन करें तो वही सही होगा। लोग ऐसा इनके कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अरस्तु जो बोलते हैं कि अरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट रूल ऑफ लॉ इज़ ऑलवेज बेटर दैन रूल ऑफ एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ नॉलेजेबल ही और सी। वो कहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो सबसे टॉप पे होना चाहिए। कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं हो सकता, किसी चाहे वो कितना भी नॉलेजेबल हो, कोई ना कोई उसमें बुराई होगी, कोई ना कोई उसमें अच्छाई होगी। तो किसी भी नॉलेजेबल पर्सन के रूल से बेटर है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर होनी चाहिए और स्टेट में इस चीज़ के बारे में मेंशन हो और उसी को लोग फॉलो करें, वही बेटर होगा स्टेट के लिए। ठीक है, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इन डिफरेंट क्लासेस में कॉज अ क्लास वार। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है सोसाइटी को कि एक प्रोड्यूसर क्लास होगा, ठीक है, जिसकी डोमिनेंट ट्रेड डिज़ायर होगी, फिर एक सोल्जर क्लास होगा जिसके अंदर करेज होगा, और एक जो हमारा फिलोसफर क्लास होगा जिसके अंदर विजडम होगा। ठीक है, डोमिनेंट जो होगा।
तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, लाइफ लॉन्ग बोला गया है कि इनको लाइफ लॉन्ग एक ही काम करना है, कि जो प्रोड्यूसर क्लास है वो प्रोड्यूसर क्लास में ही रहेगा, जो फिलोसफर क्लास है वो फिलोसफर क्लास में ही रहेगा, वो हमेशा रूल ही करेगा। तो इस तरीके से इन सोसाइटीज़ के बीच में एक दूसरे के लिए मतभेद हो सकते हैं और क्लास वॉर जैसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है सोसाइटी में। ठीक है, लेस एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और जो हमारे प्लेटो हैं वो बहुत ही कम इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे बहुत कम फोकस देते हैं और सारा का सारा फोकस वो स्टेट को ही बनाने में दे देते हैं। ठीक है, ऐसा इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ सिंगल क्लास, और बोलते हैं कि जो भी पावर होगी वो फिलोसफर किंग के पास होगी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, पावर को डिवीज़न होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए। कुछ पावर हमारे सेंट्रल को दी गई हैं, कुछ पावर स्टेट को दी गई हैं, कुछ पावर जो है लोकल गवर्नमेंट्स को दी गई हैं, ग्राम पंचायत को दी गई हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी में जिस तरीके से डिवीज़न किया गया है उस तरीके से पावर का भी डिवीज़न होना चाहिए, ना कि सिर्फ सारी की सारी पावर जो है फिलोसफर किंग को ही दे देनी चाहिए और जो वो कहता है वही सही है। ऐसा बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और क्या है, और क्या इनको और कैसे भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बोला जाता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन दिस थ्योरी अ पर्सन हैज़ टू डू ए सिंगल वर्क ओनली फॉर द लाइफ टाइम एंड ही कांट चेंज द प्रोफेशन। वो कभी अपना प्रोफेशन चेंज ही नहीं कर सकता है। ठीक है, कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से इनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। क्रिटिसिज्म भी आपके क्वेश्चंस में आ सकता है MPPSC मेंस में। ठीक है, तो इसके ये हुआ हमारा प्लेटो, यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको इस PDF की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे भी इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी नोट्स बना सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।